कि मेरा जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, कि मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा। इसी सिया समंदर से एक नूर निकलेगा। गिरा दिया है साहिल पर तो इंतजार ना कर, अगर वो डूब गया तो बड़ी दूर निकलेगा, बड़ी दूर निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम जिम्मेदारान, समीर साजिद, मैं सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव कमेटी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और ख़ास तौर से समीर साजिद का कि उन्होंने 3 दिन पहले ही ये फ़ैसला लिया कि हम एक दिन का अड़ावा बैठक लेंगे और उसमें बहुत सारे लोगों की राय मशवरा लेकर आगे जो भी फ़ैसले करना है हमें आसानी होगी ये करने के लिए। ये इंतज़ाम किया गया। समीर भाई ने बताया है कि दोपहर में सबको पूरी भाजी खिलाई गई है करके उसमें, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो ख़ुद खाना नहीं खाई है अभी तक, सुबह से ही वो बैठे हुए है। यकीनन आप लोगों की कुर्बानी, कुछ सालों के बाद इम्तियाज़ जलील आपके बीच में आकर बैठेगा और आप में से कुछ लोग यहाँ पर आकर बैठेंगे। कुर्सी कुर्सी हमेशा किसी की भी परमानेंट नहीं होती है, कुर्सियाँ आते जाते रहती है उसमें। आज अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने ये ज़िम्मेदारी मुझ पर सौंपी है और आप लोग इतने सालों से मजलिस को जो ताकत बख्शे है, जो काम आप लोग मजलिस के लिए कर रहे हैं, मैं सिर्फ एक बात साफ करना चाहता हूँ कि लीडरशिप कैसे तैयार की जाती है। हर सियासी पार्टी के अंदर आपको अपना एक लीडर तैयार करना होता है। मुझे खुशी है कि इतने सारे लीडर्स अल्हम्दुलिल्लाह इम्तियाज़ जलील ने पैदा किया है इसके अंदर, और यही लोग अब आप लोगों के अंदर बहुत सारे लीडर्स पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह हमें उसमें कामयाबी नसीब करेगा। उसमें आने वाले वक्त के अंदर आप लोग जैसा जानते हैं और हमने कई बार सीट जीती है, मालेगांव में, धुलिया में एक सीट जीती है करके, आज मैं इतना यकीन के साथ कह सकता हूँ कि महाराष्ट्र के छोटे से छोटे गांव तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुंच चुकी है इसमें। और ये उस वक्त हमें एहसास होता है जब हम किसी ज़िले के दौरे के ऊपर निकलते हैं और छोटे छोटे गांव के अंदर वहाँ पर 100-100, 200-200, 500 बच्चे खड़े हुए होते हैं और मैंने कई मरतबा ऐसा देखा है कि घंटों वो बच्चे इस इंतज़ार के अंदर रहते हैं कि हमारा अपना लीडर आने वाला है करके। ये लीडर कभी कोई और हुआ करते थे, हमारे बच्चे किसी और के लिए इंतज़ार किया करते थे उसमें, तब उनके दिल में इतनी खुशी नहीं होती थी। अब वो दिल से इंतज़ार करते हैं क्योंकि उनका अपना एक भाई आने वाला रहता है। वो सारी दुश्मनियों को दूर करके, सारी दुश्मनियों को दरकिनार करके वो एक साथ मिलकर आ जाते हैं सिर्फ सत्ता बनाने के लिए। लेकिन अगर किसी को दूर रखना चाहते हैं तो वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को, उसका ज़िंदा अगर मैं आपको बताऊं कि बिहार का इलेक्शन, हमने जब बिहार के पिछले 5 साल पहले जब हम इलेक्शन के लिए वहाँ पर प्रचार करने के लिए गए थे, इन मेहनतों से सभी लोगों ने, उसमें से आप लोगों का भी योगदान था कि आप लोगों ने भी वहाँ पर आकर प्रचार किया, जमकर मेहनत की और नतीजा ये हुआ कि हम वहाँ पर 5 सीटें जीते। उसके बाद जो भी हुआ खैर आप सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस बार जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोबारा बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ना चाह रही, तो हम जो 5 सीटें जीते हुए थे वो 5 के साथ हम सिर्फ 1 एक्स्ट्रा सीट मांग रहे थे। हमने 6 सीट मांगे, लिख कर दिए हमारे अख्तरुल ईमान साहब ने। हमारे वहाँ के जिम्मेदारों ने पत्रकार परिषद के अंदर ये ऐलान किया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को अगर इस मुल्क में हराना है तो हमें सभी जितने भी पार्टियां हैं सबको एक साथ मिलकर आने की ज़रूरत है। उनका पैगाम ये था कि हम सभी एक साथ मिलकर आ जाएंगे लेकिन हम मजलिस को साथ में लेकर नहीं आएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि हमें इनका वोट चाहिए लेकिन इनकी लीडरशिप नहीं चाहिए। हमें इनकी ज़रूरत तो बहुत है लेकिन हम असदुद्दीन अवैसी साहब को हमारी सफ़ों के अंदर हम बिठाएंगे नहीं करके। उसमें 6 सीटें, सिर्फ 6 सीटें मांगी गई थी। लेकिन आरजेडी के तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आपको बीजेपी से इतनी ही नफरत है तो आप इलेक्शन ही ना लड़े। इस तरह का सुझाव हमको दिया गया, उस पार्टी को जिसने 5 सीटें जीत कर आई थी बिहार के अंदर। अब इंशाअल्लाह हम जा रहे हैं और बिहार के अंदर दिखाएंगे कि अब मजलिस की ताकत वहां पर कितनी बड़ी है। तुम हमारे एमएलएस को खरीद सकते हैं,
खरीद लिए थे, लेकिन आज उनकी भी हालत देख लीजिएगा कि जिसके भरोसे के ऊपर वो गए थे उनको टिकट ही नहीं मिला है, सियासत ही उनकी ख़त्म हो गई है। इसीलिए जब आप लोगों को देखता हूँ तो एक बात, कोई जज्बात में आकर फैसले ना करे कि भाई मुझे टिकट नहीं मिला, मैं तो इतने सालों से था करके। मजलिस जब औरंगाबाद के अंदर आई थी, यकीन मानिए मेरे से पहले बहुत सारे ऐसे दीवाने थे जिन्होंने मजलिस का झंडा थामे हुए थे। इम्तियाज़ जलील तो पैराशूट से उतर कर आया, असदुद्दीन अवैसी साहब ने यह फैसला किया कि इम्तियाज़ जलील को टिकट देना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के वो नौजवान जो मजलिस का झंडा पकड़े हुए थे, उसमें बहुत सारे यहाँ पर मौजूद है, बहुत सारे लोगों ने वो मेहनत और मशक्क़त की थी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब का जब फैसला आया तो उन्होंने सबने उसके ऊपर लब्बैक कहा। ये जब इलेक्शन आते हैं महानगर पालिका का ख़ास तौर से, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई टेंशन में रहता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई किसी की नींद हराम होती है तो वो इम्तियाज़ जलील की होती है। वो इसलिए होती है कि हम बहुत सारे रिश्ते बनाते हैं, लेकिन इलेक्शन का जब वक्त आता है, मैंने मेरे इलेक्शन के वक्त में एक नज़्म सुनाई थी कि आहिस्ता चले ज़िंदगी कई कर्ज चुकाना बाकी है, तो उसमें एक मिसरा था, कुछ रिश्ते बन के टूट गए, कुछ बनते बनते छूट गए। तो ये इलेक्शन एक ऐसा इलेक्शन है कि जहाँ पर टिकट मांगने वाले तो बहुत रहेंगे, लेकिन फैसला किसी एक को पर किया जा सकता है। और यकीनन कोई भी सियासी पार्टी जब कोई फैसला करती है तो कोई हारने के लिए नहीं करती है, जीतने के एतबार से ही करती है। लेकिन उम्मीदवार को ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे से बेहतर कैंडिडेट कोई हो नहीं सकता है करके, मुझे ही मिलना चाहिए था उसमें। सियासी जमातें उसी वक्त कामयाब होगी जब आप अपने क़ायद, अपने पार्टी के सीनियर्स के फैसलों को कबूल करेंगे। उसमें समीर साजिद की ये मोहब्बत है कि वो कहते हैं कि इम्तियाज़ जलील फ़ैसला लेगा करके। अगर इम्तियाज़ जलील अगर फ़ैसला अकेले अगर लेगा तो शायद ये कमेटी बनाता नहीं था इम्तियाज़ जलील, शायद वो जिम्मेदारियां इन लोगों के ऊपर देता नहीं था। मैं खुद बैठता था, मैं खुद फैसला करता था उसमें कि जिसको देने का है करके। लेकिन आज अगर हमने ये कमेटी बनाए और ये कमेटी के अंडर में भी और सब कमिटीज़ बनाई जा रही है, जैसे कोऑर्डिनेटर्स बनाए जा रहे हैं, जैसे जिम्मेदार बनाए जा रहे हैं, किसी की सरपरस्ती के अंदर इलेक्शन लड़ा जा रहा है, वही लोग फैसला करेंगे, फैसला करके अपनी रिपोर्ट देंगे और जो भी कमेटी इसके ऊपर फैसला करेगी तो उस हिसाब से फैसला लिया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है कि लोग समझते हैं इनको क्या, मेरा तो डायरेक्ट कनेक्शन इम्तियाज़ जलील से है, मैं इनको क्यों सुनूंगा। और कुछ तो ऐसे है, इम्तियाज़ जलील कौन, मैं तो असद साहब कोई एमएलए, मैं तो उनको भी जानता हूँ, तो ये मेरे को काट दिए या इसने भी काट दिया तो मैं ऊपर से लेके आऊँगा। नहीं मेरे भाई, असदुद्दीन अवैसी साहब की अगर शख्सियत को आप अच्छी तरह से समझेंगे तो आज बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के उनके पास चले जाते हैं, वहीं से वो फ़ोन लगाते हैं और मेरे हवाले कर डालते हैं कि देखिए ये आए हुए हैं, इनको संभालिए। तो ये मत समझना कि खामोशी से चले जाएंगे, असद साहब को बता देंगे करके। मेरा और आपका मकसद क्या है, मजलिस मजबूत होना चाहिए, मजलिस कामयाब होना चाहिए करके, ये हमारे दोनों का मकसद है इसमें। और इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें कई जगह के ऊपर कुर्बानियाँ देना पड़ेगा, यकीनन कुर्बानियाँ देना पड़ेगा उसमें। आज आपने देखे हैं कि मजलिस का दामन छोड़कर जो चले गए हैं कि साहब मुझे नहीं मिला तो मैं गया, और गया तो पूरी तरह से गया, अब कहीं का नहीं रहा। तो ऐसे कोई जज्बात में आकर ऐसे कोई फैसले ना करे कि जिसकी वजह से आपका सियासी वजूद, आपकी सियासी पहचान, आपकी सियासी शिनाख्त जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स महाराष्ट्र के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसमें पंचायत समिति का इलेक्शन हो, ज़िला परिषद का हो, नगर अध्यक्ष का, नगर पालिका का, महानगर पालिका का, ये अगले 3 महीने ही है जो हम इन 3 महीनों के अंदर अगर सही तरीके से अगर मेहनत कर ले तो मैं असद साहब को इतना तो यकीन दिलाया हूँ कि साहब शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, लेकिन इस बार महाराष्ट्र के अंदर जो मजलिस के नतीजे आएंगे वो आपको भी चौंका देंगे इंशाअल्लाह।
क्योंकि हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, अब हालात का मतलब यह है कि पुणे का शनिवार वाड़ा एक इतिहास है उसका, छत्रपति शिवाजी महाराज पेशवाओं का के दौर का वो एक मॉन्यूमेंट है। वहां पर अगर कोई लॉन के अंदर, हरियाली के अंदर कोई घूमने के लिए बच्चों के साथ आती है हमारी बहनें, नमाज का वक्त हुआ, वो वहां पे अगर बैठ के 2 मिनट के अंदर अगर अपनी नमाज पढ़ लेती है तो उसको किस तरीके से बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। और हम कड़े शब्दों में इस बात की निंदा करते हैं कि वो नमाज पढ़ने वाली हमारी बहनों के ऊपर FIR रजिस्टर किया कि आपने उस शनिवार वाड़ा के अंदर आपने नमाज पढ़े है करके। अरे हमने नमाज अगर पढ़े हैं तो तुमने इस बात से उन बहनों से सीख लेना चाहिए कि देखिए वो आई थी घूमने के लिए, लेकिन अल्लाह की तरफ से आजान जब निकली वहां पर तो वो वहीं पर बैठ के नमाज पढ़ने लगे। ये मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने, चाहे वो फ्लाइट में हो, जलसे के अंदर जा रहे हो, लेकिन उन्होंने वहां पर नमाज पढ़ ली और केस रजिस्टर हो गया। तो आज हर रोज जब आपको गालियां दी जा रही है, हर रोज आप सोशल मीडिया के ऊपर ये देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको निशाना बनाया जा रहा है, किस तरीके से आपके घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, FIR रजिस्टर किए जा रहे हैं, इसके लिए कौन उठ रहा है, कौन जवाब दे रहा है? आज हमें खुशी है कि अहमदनगर के हमारे बहुत मजबूत 4 नौजवान जो मजलिस के साथ जुड़े हैं और उनके साथ हजारों ऐसे लोग मजलिस के साथ जुड़े हैं। क्या हम सुनने के लिए पैदा हुए हैं कि तुम कुछ भी बोलेंगे हम सुनते रहेंगे करके उसमें? तो आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की ताकत है कि जिसकी वजह से हम खड़े रह रहे हैं और डटकर उनका मुकाबला कर रहे हैं और बोल भी रहे हैं उनके खिलाफ। इसलिए बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ खड़े हुए हैं करके। और हम वहां की पुलिस को भी बोल रहे हैं कि हम सुनने के लिए नहीं है। हम बार बार अगर कानून, अगर तुम ये समझ रहे हैं कि कानून उनके लिए अलग है, हमारे लिए अलग कानून है करके, तो तुम लगाओ जलसा उनका, लगाओ सभा उनकी और देने दो उन्हें हमें गालियां। उसके बाद हमारी सभा लगेगी और हमारी जबान कैसी है ये भी हम दिखा देंगे आपको। केस अगर उन पे नहीं होगा तो हम पे भी नहीं होगा, और अगर हमारे ऊपर होगा तो उनके ऊपर भी होगा। ये बोलने की हिम्मत आज के इस दौर के अंदर अगर कोई दिखा रहा है तो वो सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिखा रही है मेरे भाई। और अगर हम ऐसे ही सियासी तौर के ऊपर अगर हम बढ़ गए, कहां जा रहे हैं मुसलमान? तो साहब नहीं, अजीत दादा भगवान का रूप हासिल कर लिए है, जैसा दादा के साथ ऐसी इतनी सी भी फोटो अगर आ गई तो बस गुस्ताख रसूल से वो महाराज नहीं है। गुस्ताख रसूल इस महाराष्ट्र सरकार का उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी है, जो जाकर वहां पर उनकी तायीद करता है। और मुसलमान वाह, नहीं मेरा नेता शिवसेना भगवे झंडे लगाकर, मफलरा लगाकर घूम रहे हैं करके। उसमें सियासत अपनी जगह के ऊपर मेरे भाई, लेकिन अगर तुम्हारा ईमान ही पुख्ता ना हो तो तुम जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकोगे। उसमें सिर्फ गुलामगिरी, सिर्फ गुलामी करने की तुम्हारी आदत हो जाएगी करके। और ऐसे माहौल के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। उसमें मैं एक बात, ये बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब वो टिकट का सौदा कर रहा है, बेचने वाला है, बेच रहा है। 1 रुपया भी अगर किसी ने मांगा तो आपके पास मेरा नंबर है। कोई दुकानदारी धंधा नहीं चलने वाला है इलेक्शन के वक्त में, कोई दुकानदारी। हमने बहुत तजुर्बे के साथ ये फैसले लिए हैं। हाँ, यकीनन हमारे वसीम साहब, हम एक वेबसाइट तैयार कर रहे हैं, एक हमारी मेंबरशिप का ऑनलाइन प्रोसीजर हम तैयार कर रहे हैं। इंशाल्लाह अगले 8-10 दिन के अंदर वो तैयार हो जाएगा। आप लोग मजलिस के हैं, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं है। हमें महाराष्ट्र के अंदर देखना है कि कितने हमारे मेंबर्स हैं। तो बस आपको मोबाइल के जरिए स्कैन करना होगा। वो स्कैन करके आप अपना पूरा फॉर्म भर देंगे। उसमें आपको पूरी डिटेल्स देकर जो भी मेंबरशिप फीस पार्टी तय करती है, 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, जो भी फैसला करती है, वो आपको ऑनलाइन डालना है।
ताकि हमारे पास भी ये रिकॉर्ड रहे। वरना हो ये रहा है कि हजारों लोग सुनने के लिए तो आ रहे हैं, लेकिन मजलिसी कौन है, रिकॉर्ड के ऊपर कौन है, कि अभी तक हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं था उसमें। और हाँ, इलेक्शन का मतलब ये नहीं है कि साहब अब आज ये इतने बड़े प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, क्या ये हॉल मुफ्त में मिला है, या आज जो खाने पीने का इंतजाम किया गया है क्या ये मुफ्त में? नहीं, ये समीर साजिद बिल्डर साहब, उनकी पूरी टीम यहां पर मिलकर आई है। आप लोग एक बात समझ लीजिएगा, मुसलमानों को अगर अपनी क़यादत, दलितों को अगर अपनी क़यादत खड़ी करनी की है तो आपको हर चीज से आपको उसका योगदान देना पड़ेगा उसमें। हम ऐसा नहीं है कि हम फॉर्म जो आ रहा है बांट देंगे करके, फॉर्म की अपनी फीस रहेगी, लेकिन वो भी सब ऑनलाइन रहने वाली है कि असदुद्दीन अवैसी साहब बैठ के देख सकेंगे कि नगर अध्यक्ष के 50 फॉर्म्स गए हैं तो 50 फॉर्म्स के जो भी फीस आएगी वो उसके अंदर रहेगी। और पार्टी के लिए अगर जिसके पास इस्तिताअत है, मजलिस बहुत बड़े करोड़पतियों की जमात नहीं है, मजलिस जो है वो दीवानों की, जुनूनियों की जमात है। इसमें कई जगह के ऊपर हो सकता है कि कैंडिडेट बहुत अच्छा है, आवाम के बीच में रहता है, बहुत शिद्दत से मेहनत करता है, लेकिन इलेक्शन लड़ते वक्त आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, पैम्पलेट बनाने के लिए, प्रचार करने के लिए, स्टेज लगाने के लिए। जिसके पास इस्तिताअत है वो ऐसे कैंडिडेट्स की मदद करे, तब जाकर मजलिस आगे बढ़ेगी मेरे भाई, तब जाकर। आप हमें ना दे, लेकिन जो कैंडिडेट जिसके अंदर जज्बा है, जिसके अंदर एक कुव्वत है कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहता हूं लेकिन पैसे से कमजोर है, आज हम इस बारे में भी मजलिस बहुत गौर फिक्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए का फंड आता है, कौन देता है? कौन देता है? उनके चाहने वाले देते हैं। कांग्रेस के पास हजारों करोड़ रुपए का फंड आता है, कौन देता है? उनके फॉलो करने वाले हैं। लेकिन मजलिस का नहीं, मैं सिर्फ जबान चलाऊंगा, जेब में हाथ ही नहीं डालूंगा मैं, ऐसा तो नहीं होगा मेरे भाई। अगर हमें इलेक्शन लड़ना है, हमें इलेक्शन जीतना है, तो हर लिहाज से हमें अपना, कोई नौजवान है जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत स्ट्रांग है, बहुत मजबूत है, उसको आगे आकर अपनी एक टीम तैयार करना होगा। उसमें पूरे महाराष्ट्र के अंदर हम सोशल मीडिया की एक अच्छी टीम तैयार कर रहे हैं ताकि आपका काम हमारे पास तक पहुंचे और हमारा काम भी आपके पास तक पहुंचे है करके। तो हम सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं इसमें। वैसे मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी अपने सोशल मीडिया टीम चलाती है लोगों को पैसा देकर, तो भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छी सोशल मीडिया की टीम अगर किसी के पास है तो वह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास है मेरे भाई। ये आपको लग रहा होगा कि इतने सारे लोग हैं करके, अभी अगर ये लाइव चल रहा होगा तो आप देख लीजिएगा कि कितने हजार लोग अभी तक देख चुके हैं, और रात में जाकर देख लेना कि कम घंटों के अंदर कितने लाख लोग इसको देख चुके होते हैं करके। तो ये मजलिस की ताकत है, मजलिस के दीवानों की ताकत है जो आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं एग्जीक्यूटिव कमेटी के तमाम जिम्मेदारान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और एक बात ये कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द जो एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाई गई है उसके अंदर भी और भी फेरबदल किए जाने वाले हैं, और कुछ अच्छे लोगों को उसके अंदर जुड़ाया जाने वाला है ताकि ये कमेटी और मजबूत हो सके। और जो लोग छूट गए हैं, छूट जाएंगे, तो हो सकता है आने वाले उसके अंदर उनका काम देखकर उनको और अच्छे तरीके से जिम्मेदारियां दी जाएगी। एक चीज़ ये है कि अपने अपने जो ऑब्जर्वर्स हैं उन्होंने आप लोगों को कुछ ओहदे दे के रखे हैं, किसी को कोऑर्डिनेटर बनाया है, किसी को शहर अध्यक्ष, किसी को जिला अध्यक्ष, किसी को ये पद, किसी को वो पद, उन्होंने अपने तौर के ऊपर बनाए हैं। इसमें मैंने उनसे ये कहा है, जिस जिले की जिम्मेदारी आपने दिए है वहां के जिम्मेदार इलेक्शन के दूसरे दिन जब इंशाल्लाह हमसे मिलने के लिए आएंगे, आपने ये कह देना हमें कि हमको इस आदमी को जिला अध्यक्ष बनाना है, इसको शहर अध्यक्ष बनाना है, उसी दिन मजलिस का लेटर लेके चले जाना आपने। लेकिन नतीजे ही नहीं लेके आएंगे, लेकिन मुझे पद चाहिए, पद दो, पद दो, पद दो। कितने सारे लोग कहां कहां से सिफारिशें लगा रहे हैं कि मुझे ये बना दो, मुझे वो बना दो। क्यों? क्या आज यहां पर हमने पूरी बॉडी अगर बर्खास्त करे है तो क्या मजलिस नहीं चल रही है? मुझे पद देंगे तो ही मैं काम करूंगा, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। आप पद के हकदार है,
मैं तो आपको यह कह रहा हूं कि इम्तियाज जलील, आपने ये दुआ करना, मैं ये दुआ करूंगा कि इंशाल्लाह कुछ सालों के बाद मैं आपके बीच में आके बैठूं और कोई ना कोई यहां पर महाराष्ट्र के सदर की हैसियत से यहां पर आकर बैठेगा। ये जज्बे के साथ अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, इंशाल्लाह मजलिस आगे बढ़ेगी। बहुत लंबा दिन हुआ है, सुबह 11 बजे से आप लोग आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब वापस जाएंगे तो एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ जाएंगे और इंशाल्लाह यहां पर जो भी इलेक्शंस हो रहे हैं उसके अंदर हम दिल खोलकर पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करेंगे। दुआ करिएगा कि मजलिस को बिहार के अंदर भी कामयाबी मिले, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि बिहार के अंदर कैसे कैसे मुखालिफिन एक साथ मिलकर आ गए हैं मजलिस को हराने के लिए। इंशाल्लाह आपकी दुआएं, आप लोगों का साथ रहा तो पिछले बार से बहुत अच्छे नतीजे इंशाल्लाह इस बार बिहार के अंदर आएंगे और इंशाल्लाह महाराष्ट्र में भी आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।